नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि हर बार कमोडिटी में हम किसी न किसी एक खास मेहमान के साथ बात करते हैं और समझते हैं कि उस खास कमोडिटी में क्या चल रहा है। तो आज हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं और उनका स्वागत करते हैं और उनसे आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अजय जी, सबसे पहले कृषि भूमि में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, मुझे बुलाने के लिए। सर, काफी ये साल जो अगर हम बात करें तो और सोना चांदी की जैसे अक्सर हम लोग बात करते हैं, और ये कमोडिटी निश्चित तौर पे इस साल इसने तूफान मचा के रखा। तो अगर हम बात करें पूरे साल को लेकर के, तो जो उठापटक हुई और आने वाले में भी लगता है कि सोना जो है वो करेगा, अच्छा करेगा, और चांदी का भी अच्छा है। तो सर, सिलसिलेवार जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो क्या वाकई ही कंफर्टेबल है अगर हम बात करें अपने निवेशकों के लिए। देखिए, निवेशकों के लिए ये साल काफी शानदार रहा है, खास करके कमोडिटी में, बिकॉज इक्विटी मार्केट में हमने देखा एक ठहराव था। और पिछले एक साल से कोई बड़े अल्फा बन नहीं पा रहे थे। जिस ढंग से हम देख रहे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बना हुआ था, रिसेशन का फियर था। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से ही जो वॉर जैसी सिचुएशन, हम लड़ाई डोर टू डोर वाली लड़ाई नहीं, बट एक टैरिफ वॉर जिस ढंग से यूएस ने इंडिया पे, चाइना पे, बाकी कंट्रीज पे, उससे एक ग्रोथ हैम्पर होता हुआ दिखाई दिया। बट उसके एवज में अगर हम देखें सोने और चांदी को, तो ठीक है, हमने हायर लेवल से 18% की गिरावट चांदी में भी देखी, सोने में भी 11% दिखा। बट आज की बात करें मैं, तो आज भी हम देख रहे हैं कि सोने में जनवरी से लेकर अब तक 60% और चांदी में 75%। तो कोई भी असेट क्लास के लिए इतनी बड़ी गेन्स आने बहुत ही बड़ी बात है। और आई भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस ढंग से हमने ये साल के अंदर देखा, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कंसर्न्स है वो चरम पे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, रेट कट की जो पॉसिबिलिटी थी वो अब थोड़ी सी धुंधली पड़ती हुई दिखाई दी। डॉलर इंडेक्स में गिरावट था, रिसेशन फियर था, ये सारे कारण बने। और खास करके ईटीएफ के अंदर जो बाइंग लौटी है, ये बड़े कारण बने, जिसकी वजह से सोने और चांदी में हमने एक रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी है। सर, अगर हम बात करते हैं, ग्लोबली बात करते हैं, तो उठापटक अभी भी है। लेकिन जो पिछले, अगर हम 3-4 महीने पहले की देखें स्थिति, जब टैरिफ को लेकर भी काफी ज्यादा एक प्रेशर था, अपने देश में भी था, और जो डोनाल्ड ट्रंप थे किसी पे भी लगा रहे थे टैरिफ, टैरिफ लगा रहे थे। तो लेकिन अभी जो है थोड़ा सा स्थिति संभली है। तो क्या जो हम सोच रहे थे कि जो गोल्ड है जो जितनी तेजी से 1 लाख को पार करके 1.25 लाख तक पहुंचा, तो क्या अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्थितियां सुधरेंगी और गोल्ड जो है, खासतौर से अगर गोल्ड की बात करें, कि गोल्ड 1 लाख के आसपास आएगा? देखिए, करेक्शन यस ड्यू है। लेकिन आप देखिए, कभी भी जब सोना चलता है तो एक बहुत ही बड़े कारणवश चलता है। हमने 2008 से 2011 के बीच में भी सोने को बढ़ते हुए देखा। हमने कोविड के समय में भी देखा, सोने में एक जबरदस्त तेजी थी। तो आप ये मान के चलिए, देखिए सोने में अभी भी आगे भी तेजी कंटिन्यू रहेगी, बट जिस तरीके की तेजी हमने पिछले 2-3 सालों में देखी है, वैसी तेजी नहीं दिखाई दे रही। मुझे लगता है प्राइजेस कहीं ना कहीं अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि 2026 में आप ये देखिए, जो भी फैक्टर 2024 और 25 में सपोर्ट कर रहे थे, वो एक के बाद एक मैच्योर्ड होते हुए दिखाई दे रहे। उदाहरण के तौर पर मिडिल ईस्ट कंसर्न, आज हम जानते हैं कि ईरान, इसराइल और हमास को लेकर पिछले 2-3 सालों से जो तनाव बना हुआ था, अब वो खत्म हो चुका है। अगर ऐसा तनाव खत्म होता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड पे दबाव आना चाहिए। सेकेंडली, रशिया यूक्रेन में हमने देखा कि एक तरह से 27 तारीख की डेडलाइन दी गई है। अगर सपोज ये युद्ध विराम लग जाता है, तो डेफिनेटली उसका भी असर गोल्ड पे पड़ेगा। ईटीएफ के अंदर कौन इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स की बात करूं, तो बिल्कुल 3 साल में जबरदस्त रिटर्न्स बने हैं। तो आज गोल्ड में ठीक है, लॉन्ग टर्म अपनी जगह पे सही है, बट रिस्क थोड़ा सा इन्वॉल्व हो चुका है। साथ में डॉलर इंडेक्स के अंदर रिकवरी आ गई, 6 महीने के हाई पे डॉलर इंडेक्स चल रहा है। तो मुझे लगता है ये सब कारणवश जो जो फैक्टर्स पिछले 2 सालों में तेजी दे रहे थे, वो अब मैच्योरिटी की ओर है। तो मुझे लगता है यस, एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में कोई बड़ा फॉल इसलिए भी नहीं दिख रहा है, जैसे हमने शुक्रवार के सेशन में रुपए में गिरावट बढ़ते हुए देखी है। तो जब भी रुपए में गिरावट बढ़ती है, तो हम देखेंगे अगर ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के भाव सस्ते हो भी जाते हैं, उसका ज्यादा असर डोमेस्टिक मार्केट पे नहीं पड़ता है। बट हाँ, 1,05,000, 1,10,000 का लेवल हम गोल्ड में, और 1,20,000 के करीब हमें लगता है कि चांदी का अगर लेवल मिलता है, तो वो एक बेहतरीन मौका रहेगा फिर से लेने के लिए। बट थोड़ा ध्यान रखिए, अब यहाँ से अगर जो भी आप निवेश करोगे सोने और चांदी में, उसमें अपना हॉराइजन जो है वो कम से कम 2-2.5 साल का लेके चलना चाहिए। हाँ, घर में अगर शादी ब्याह है
तो आप करंट लेवल से भी लेके चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली तेजी दिखेगी। बट निवेश के लिए थोड़ा वेट कीजिए, और अगर करना भी है तो 2 ढाई साल का व्यू लेकर निवेश करें। सर यही जो सवाल अगर हम चांदी में करें, क्योंकि चांदी ने भी जबरदस्त उछाल मारी है, सब है। लेकिन अगर चांदी को भी अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो क्या लगता है, क्योंकि हमारी जब भी हमने पूरे साल बात की तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, क्योंकि अभी देखिए दिसंबर भी आ ही गया, कि 1.30 के तक ही चांदी जाएगी, लेकिन इसने तो ऊपर जो है जंप मारी। तो क्या लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं निवेशकों को थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा और जो है स्टेबिलिटी के लिए सोचना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि चांदी अब एक इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में आ चुका है। आज ईवीज है, सोलर पैनल है, 5G है, सभी जगह पे चांदी का यूज केस बढ़ चुका है। हाँ, पिछले 4 5 साल से जो सप्लाई नहीं आ रही थी, ये एक बड़ा कारण बना, जिसकी वजह से इंटरनेशनल में 50 नहीं, $53 का लेवल दिखा, और डोमेस्टिक मार्केट में तो हमने फिजिकल में 2 लाख का भी लेवल छूते हुए देखा। बट यस, ओवर स्ट्रेच है रैली। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा एक ठहराव या गिरावट आनी चाहिए। इसको देखने का अच्छा तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 81 के करीब ट्रेड कर रही है। और जनरली देखते जब भी ये रेशियो में गिरावट आती है, तो कहीं ना कहीं चांदी सोने के मुकाबले आउट परफॉर्म करती है। तो लॉन्ग टर्म व्यू मेरे से अगर बात करें, तो मैं सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा प्रेफरेंस रखूंगा। और मुझे लगता है आने वाले सालों में चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। बट टाइमिंग, चांदी ने भी एक साल में डबल होते हुए दिखा है, तो यहाँ से अगर प्राइजेस कंसोलिडेट कर लेता है या थोड़ा करेक्शन भी आ जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल में करीबन $40, और डोमेस्टिक मार्केट में 1,20,000 से 1,25,000 का अगर लेवल मिलता है, वहां पे आपको रिव्यू करके फिर से ऐड करना चाहिए। अच्छा सर, ये तो हो गई सोना और चांदी की बात। अगर हम बात करें, अभी हम बैठे हैं नवंबर आखिरी, दिसंबर आने वाला, साल का आखिरी चल रहा है। तो इसको लेकर के क्या आउटलुक देंगे कि जो अगले जो 3 महीने या 4 महीने के लिए अगर बात करें, बस क्योंकि इस दिसंबर को मिलाकर, क्योंकि काफी त्योहारों का और काफी ज्यादा चीजों का ये महीना रहेगा, आप क्या सजेशन देते हैं निवेशकों को आने वाले जो ये 1 2 महीने 3 महीने? देखिए, अगले 3 महीने दो पार्ट पे इंपॉर्टेंट है। एक ईयर एंड है, तो हम बोलते हैं ना पार्टी मोड है, तो वैसा पार्टी मोड इन्वेस्टमेंट में भी होता है। देखिए, पूरे साल भर अगर मैंने गोल्ड में निवेश करके रखा था, तो मुझे 60% का रिटर्न बन गया। बट क्या ये 60% का रिटर्न अगले साल भी बनेगा? तो जवाब है नहीं। उसके लिए पोर्टफोलियो रीसेफलिंग्स होती है। अब इसमें देखा जाता है कि जितने गिवन असेट क्लास है, इस असेट क्लास में कौन सा ऐसा असेट क्लास है जो अगले साल के लिए हमें बेटर रिटर्न दे सकता है। तो मुझे लगता है सोने चांदी में ठीक है, लॉन्ग टर्म अपनी जगह पे सही है, बट टाइमिंग रिस्क बहुत ज्यादा है। इक्विटी में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वैल्यूएशंस अभी भी है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए तो एक लेने का अच्छा मौका हो सकता है। हमने क्रिप्टो में भी देखा, जबकि इंडिया में इलीगल है, बट क्रिप्टो में भी देखा हमने 35 40% का करेक्शन आया है। तो अगला महीना 1.5 महीना पहला बहुत ही क्रुशियल है अगले साल की रणनीति बनाने के लिए, कि पोर्टफोलियोज में कहाँ निवेश किया जाए। बट मुझे लगता है कि जब अगर ग्रोथ आती है, क्योंकि अब रेट कट्स की बात हो रही है, इन्फ्लेशन कम होने की बात हो रही है, तो कंजम्पशन स्टार्ट होंगे। और कंजम्पशन स्टार्ट होंगे तो मेरा मानना है कि बेस मेटल और एग्री कमोडिटी, ये दो सेक्टर्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रिकवरी और तेजी बननी चाहिए। बट सोने चांदी में करंट लेवल से जैसे जैसे चीजें ठंडी होती हुई दिखाई देगी, चाहे युद्ध के प्रभाव पे, चाहे टैरिफ के प्रभाव पे, वैसे वैसे आप देखोगे कि पैसा सोने चांदी से निकलकर हम कहीं ना कहीं मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल और एग्री में जाते हुए देखेंगे। मतलब सर, अगर बात करूं, बस छोटे से उसमें जानना चाहूंगा कि जितना बैलून फूलना था, मतलब वही साल 2011 में जिस तरह से एकदम जंप मारा था, वो वाली स्थिति हम लोग देख चुके हैं। अब सिर्फ करेक्शन वाली ही स्थिति बनी हुई है, ऐसा? देखिए, करेक्शन बोल सकते हैं या टाइम करेक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत बार होता है कि एक करेक्शन, मतलब अभी हम रिसेंटली देखे सोने में भी हमने 11% और चांदी में 18% का फॉल देख लिया। इसके बियॉन्ड कोई भी एसेट क्लास में बड़ा फॉल नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अभी भी ओवर स्ट्रेच है, क्योंकि इस बार ये रैली जो स्टार्ट हुई थी 2 साल पहले $1,600 से स्टार्ट हुई थी, और हमने $4,400 देखा है। तो मेरा मानना है कि टाइम करेक्शन सोने चांदी के लिए वेट कर रहा है। टाइम करेक्शन का मतलब होता है कि अगले 6 8 महीना साल भर प्राइजेस एक दायरे में रहे, तो उसको भी एक कंसिडर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यस, 2 3 साल की बड़ी रैली के बाद एक साइकिल कंप्लीट हुई है, और इस साइकिल में बड़ा इमीडिएट करेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन के नंबर्स और डेट क्राइसिस ये सब बने हुए हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट कर देगा।
लेकिन लेट्स सी, मुझे लगता है कि एक टाइम करेक्शन आ जाएगा। ऐसे टाइम पे आपको नया असेट क्लास ढूंढना पड़ेगा, वो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स, क्योंकि इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो कंजम्पशन तो बढ़ेंगे। और साथ में एग्री कमोडिटी, ये दो सेक्टर्स पे मुझे अच्छी चीजें दिखाई दी। बहुत अच्छा सर, बात करके बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आया कि क्या स्थिति होने वाली है। और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं जो निवेश कर रहे हैं उनको भी काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि आगे की चाल कैसी रहेगी इनकी, और आगे कौन किन कमोडिटी में उनको अपना इन्वेस्टमेंट देना चाहिए। सर फिलहाल के लिए अभी यहीं पे विराम देते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।